सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम जानते हैं, आईयूपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो विश्व स्तर पर होम्योपैथिक आंदोलन और कार्यकर्ता को बढ़ावा देता है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। मैं डॉक्टर स्वप्निल, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस 864वें दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करता हूं। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर निश्चल गुप्ता सर। डॉक्टर निश्चल गुप्ता सर एक एमडी होम्योपैथ हैं। साथ ही साथ पीजीडीडीपीआर तथा सीपीएफए जैसी डिग्रियां भी प्राप्त की हैं। अब मैं सर से अनुरोध करता हूं कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमारे साथ साझा करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू डॉक्टर स्वप्निल। क्या हमें डॉक्टर स्वप्निल और 5 मिनट वेट करना है कि और पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर सकें, या अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं? सर आप अभी स्टार्ट कर 10 दीजिए, पार्टिसिपेंट्स ही हैं। धीरे धीरे सर वो पार्टिसिपेंट्स ऐड होते जाएंगे। ठीक है डॉक्टर स्वप्निल, क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल सर। ठीक है। क्या मेरी स्क्रीन सभी देख पा रहे हैं? यस सर, स्क्रीन विजिबल सर। विजिबल है? जी, चलिए। तो आज का टॉपिक है स्पॉन्डिलाइटिस। जी। 1 मिनट डॉक्टर स्वप्निल दीजिए जल्दी। जी। तो आज का टॉपिक है स्पॉन्डिलाइटिस, कि क्या स्पॉन्डिलाइटिस को होम्योपैथी से ठीक करा जा सकता है। मुझे लगता है हमारी होम्योपैथी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा केसेस अगर हमारे पास अगर आते हैं तो स्पॉन्डिलाइटिस के आते हैं। यहाँ पर जो कलीग्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, सब लोगों ने नोटिस करा होगा कि स्पॉन्डिलाइटिस या जॉइंट पेन के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। तो मैं आपसे अपने इंसाइट्स शेयर करूंगा कि कैसे मैं स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस को ट्रीट करता हूँ, कैसे मैं उनको पहली बात तो डायग्नोसिस बनाता हूँ, कैसे मैं उस पर आगे बढ़ता हूँ। चलिए, पहली चीज तो ये समझने वाली बात है कि क्या क्योर पॉसिबल है स्पॉन्डिलाइटिस का। तो जितना मैं समझ पाया हूँ, स्पॉन्डिलोसिस में मैक्सिमम केसेस के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, और जहां हमने उस इन्फ्लेमेशन को सेटल कर दिया, जहां पर हम उस इन्फ्लेमेशन को सेटल कर पाए, तो हम उसको ठीक कर पाते हैं। हाँ, लेकिन अगर कहीं कोई जर्क की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी इंजरी की वजह से अगर ऐसा हुआ है कि ज्यादा डिस्क बल्ज हो गया है, तो वहां पर हमें ना सिर्फ होम्योपैथी, उसके साथ में फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर एंड एट टाइम्स हमको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। डिपेंड्स अपॉन केस टू केस। पर हाँ, मैक्सिमम केसेस को हम मैनेज कर सकते हैं। पेशेंट कैन लिव विदाउट पेन, विदाउट मसल स्टिफनेस। लंबे समय तक पेशेंट बिना किसी भी स्टिफनेस के, पेन के, स्वेलिंग के रह सकता है हमारी दवाइयों से। और अगर वो जो हम उसको स्पेसिफिक बता रहे हैं कि कैसे उसको अपने आप को मैनेज करना है, वो रह सकता है। आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो ये करते हैं कि प्रेवलेंस क्या है, पहले ये समझ लेते थे। पहले ये लगता था कि भाई स्पॉन्डिलाइटिस तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एज में, बुढ़ापे में होता है। पर अब बुढ़ापे की बीमारी नहीं है, किसी भी एज में हो रहा है। मैंने यंगेस्ट पेशेंट अभी कुछ दिन पहले देखा है, मेरे ख्याल 13 या 14 साल का लड़का था जिसको मैंने देखा है स्पॉन्डिलाइटिस का। और सेक्स रेशियो भी ये है कि मैंने ये देखा है कि मेल्स में ज्यादा प्रेवलेंट है फीमेल्स के मुकाबले में। और लाइफस्टाइल इसका एक बहुत बड़ा कारण है, कि लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है।
लोग फोन लेकर के आज के डेट में, भाई ऐसे फोन है तो बस इसी में ऐसे झुके पड़े हैं, लैपटॉप है तो लैपटॉप के झुक के अंदर काम कर रहे हैं। ये जो झुकना है, ये जो पोस्चर है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है स्पॉन्डिलोसिस के अंदर। इसका जो एक तरह से एपिडेमिक है ये, दैट्स व्हाई कॉल्ड दैट इट इज एन एपिडेमिक और पैंडेमिक अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, एथलीट्स में देखने को मिलता है। और मैंने अपनी स्टडी में देखा है कि जिन पेशेंट्स को गैस्ट्राइटिस है, साइनसाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, राइनाइटिस है, आर्थराइटिस है, इन पेशेंट्स में ज्यादा मेरे को देखने को मिला है, एसोसिएटेड एज कॉन्कॉमिटेंट हमको मिलता है स्पॉन्डाइलोसिस के केसेस। और हाँ, एचओडी, ये तो मैं कहता हूँ कि हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और डायबिटिक पेशेंट्स को तो स्पॉन्डाइलोसिस साथ में मिलता ही मिलता है। आप करा के देखिए, जो पेशेंट आता है उसका एक्सरे सर्वाइकल, एपी और लेटरल व्यू करा करके देखिए, आपको जरूर मिलेगा। और हैरानी की बात क्या है कि अब स्पॉन्डाइलोसिस के पहले स्पॉन्डाइलोसिस केसेस में क्या होता था कि डिस्क बल्ज हो जाता था। अगर हम देखें तो ये जैसे इंटरवर्टिबल डिस्क स्पेस है, तो पहले डिस्क, ये डिस्क जो है ये बल्ज हो जाती थी, आगे की तरफ बल्ज मिलता था या पीछे की तरफ बल्ज मिलता था। लेकिन अब बल्ज नहीं होता है, अब क्या होता है, स्पाइन जो है वो स्ट्रेट हो जाता है। पहले स्पाइन कर्व्ड होता था, अब स्पाइन स्ट्रेट हो जाता है। और ये जो स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन है, इसकी वजह से पेशेंट को ज्यादा पेन और स्टिफनेस हो जाती है। तो वो समय चला गया कि भाई पहले पेशेंट को स्पाइन जो है वो कर्व्ड मिलता था, अब पेशेंट का स्पाइन हमें कर्व्ड की बजाय अब हमें वो स्ट्रेट मिलने लगा है। तो आप एक्सरे कराएंगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि लॉर्डोटिक कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज स्ट्रेटेंड। मैं आपको एक्सरेज में दिखाऊंगा अभी। अब इसकी बात करें तो कॉजेज जो हैं वो मैंने उनको 6 ओज में मैंने निमोनिक्स बनाए हुए हैं कि 6 ओज ऑफ स्पॉन्डाइलोसिस। और 6 ओ हैं। पहला है ओवर यूज, गर्दन की किसी भी सेट ऑफ मसल्स का आप ओवर यूज कर रहे हैं, स्पॉन्डिलाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है ओवरवर्क, अगर आप किसी भी काम से किसी भी तरीके से ओवर एक्सर्शन, ओवर वर्क कर रहे हैं, हो जाता है। ओवर लिफ्टिंग कर लिया आपने, ज्यादा वेट उठा लिया, सडन कोई जर्क आ गया, घर पर हैं कि भाई पेशेंट आते हैं कि जी हम घर पे सफाई कर रहे थे और अलमारी के ऊपर बक्सा रखा था उसको उतारा, और जैसे ही उतारने के लिए गए वो खींचा और दर्द हो गया। ऐसे बहुत केसेस आते हैं। सडन ओवर लिफ्टिंग, नॉर्मल नॉर्मल में लोगों को आदत नहीं होती है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो वेट उठाने की आदत होती है। या सडन बच्चे को गलत तरीके से उठा लिया, गलत पोस्चर में उठा लिया, स्पॉन्डाइलोसिस हो जाता है। ओवर स्ट्रेनिंग, सडन पुश और पुल, जैसे मैंने बात करी। ओवर स्टिमुलेशन, सडन एंजाइटी, सडन रेस्टलेसनेस के केस अगर हो गए, ठीक है, सडन जर्क लग गया, आपको स्पॉन्डाइलोसिस होने के चांस हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके अंदर मैं आज के डेट में कहूंगा कि रूरल एरियाज में भी अभी ये स्टार्ट हो गया है कि पीपल आर आर बिकमिंग ऑस्टियोपोरोटिक। पहले रूरल एरिया के पेशेंट्स को विटामिन डी देने की जरूरत नहीं होती थी, अब रूरल एरिया के पेशेंट्स को भी विटामिन डी देने की जरूरत है। दे आर बिकमिंग सीवियरली ऑस्टियोपोरोटिक, क्योंकि घर के अंदर रहते हैं, विटामिन डी सनशाइन विटामिन है, कोई खाता नहीं है, कोई धूप में बैठता नहीं है, और धूप में बैठता नहीं है, इस वजह से उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। और जहां विटामिन डी डेफिशिएंसी हुई, बोन्स हल्की हुई और हमारा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। सिम्टम्स क्या हैं? पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग, दर्द होता है। मैक्सिमम केसेस में या तो यहाँ गर्दन में दर्द होगा, अकड़ाहट होगी, और दर्द या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे हाथ में आएगा, उंगली तक आएगा, झंझनाहट होगी। कुछ सीवियर केसेस में तो दर्द गर्दन से आगे की तरफ, छाती की तरफ आएगा। आई हैव सीन अ केस जिसमें पेशेंट को यहाँ छाती में दर्द था और पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंच गया, एक दिल्ली के माने में कार्डिक हॉस्पिटल तक पहुंच गया, और वहां जाके उसने अपनी एंजियोग्राफी तक करवा डाली कि मेरे को हार्ट में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं, क्योंकि वो पेन उसका नहीं जा रहा था। लेकिन जहां उसका सिंपल हमने एक एक्सरे कराया तो पता चला कि सिवियर उसको स्पॉन्डालोसिस है। और जहां हमने उसका स्पॉन्डालोसिस को ठीक करना चालू करा, उसकी मसाज, हमने उसकी मसल रिलैक्सेशन स्टार्ट करी, हमने उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करी, वो बेटर हो गया। सिवियर केसेस में स्वेलिंग हर केस में नहीं मिलती, लेकिन नेग्लेक्टेड केसेस के अंदर स्वेलिंग भी मिलती है। वहां पर हम बन जाता है इस जगह पे, जो कुबड़ है, एक तरह का कुबड़ उठा हुआ मिलता है, पेशेंट आगे झुका हुआ होता है और कुबड़ उठा हुआ मिलता है। चक्कर आ जाएगा पेशेंट को। फिर कुछ पेशेंट्स आगे कंप्लेंट करते हैं कि साहब चक्कर आता है मेरे को, साथ में गर्दन में दर्द होता है और चक्कर आता है। नमनेस मैंने बात करी।
और सीवियर केसेस में, नेग्लेक्टेड केसेस में ओवर सेंसिटिवनेस हो जाती है, टच, वेदर चेंजेस, लाइट चेंज इन रूटीन, हल्का सा भी कुछ नॉर्मल रूटीन से आप आपका अगर चेंज हुआ तो आपको दर्द हो जाएगा, आपका दर्द बढ़ जाएगा, मसल स्टिफनेस आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ तक आप कोई किसी का कोई सवाल हो तो आप कोई पूछना चाहें, कुछ इसमें कोई शेयर करना चाहे तो प्लीज मेरे को बताइए। कोई किसी तरह का सवाल हो अभी तक की किस इनके अंदर, कोई कुछ पूछना चाहे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई सवाल? डॉक्टर स्वप्निल, आप लीड लें, आप देखें किसी का कोई सवाल हो इस मामले में, इसमें अभी तक में। नहीं सर, अभी तक तो किसी का कोई सवाल नहीं है सर। अभी तक कोई सवाल नहीं हाँ। है, ठीक है। हाँ। ठीक ठीक है, ठीक है, चलिए मैं फिर शुरुआत करता हूँ दोबारा से। साइंस होते हैं इसके अनस्टेबल गेट, व्यक्ति एक तरफ झुका हुआ होगा, चलने में दिक्कत होगी, क्योंकि जब ऊपर सिर्फ गर्दन में सर्वाइकल आ रहा है, मतलब हम इसको यहाँ पे नजरअंदाज कर देते हैं, हम सर्वाइकल को बहुत छोटा मानते हैं, बट मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो मैंने देखा है, हमें सर्वाइकल कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि सर्वाइकल जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि आप सोचिए कि ये आपकी गर्दन विच इज नियरेस्ट टू द ब्रेन वहां से चालू हो रहा है, और जब वहां से चालू हो रहा है, वहां से कोई डिस्कम्फर्ट, वहां से कोई मसल स्टिफनेस चालू हो रही है, तो वो आगे नीचे पूरी बॉडी में अगर कहीं पर डिस्टॉर्शन है, कहीं पर आपका मसल्स या आपकी बोन्स जो हैं, सेट ऑफ बोन्स हैं, वो टेढ़ी हो रही हैं या सीधी हो रही हैं, तो वो आगे लोअर बॉडी को भी डिस्टॉर्ट करती चली जाएंगी, टेढ़ा करती चली जाएंगी, जिसकी वजह से व्यक्ति लिम्प करेगा, टेढ़ा चलेगा, एक तरफ झुक जाएगा, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है। एक चीज देखा गया है कि लो टेम्परेचर हो जाता है ऐसे में, क्योंकि ब्लड फ्लो, मसल्स जहाँ पर स्टिफ हुई, तो हाथों पैरों का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ठंडा रहता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स भी कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो वहां पर यूजुअली जहाँ पर ब्लड वेसल्स ज्यादा हैं वहां पर, या नॉर्मल फ्लो है, कंस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो एरिया गर्म रहेगा। लेकिन जहां पर ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे वहां पर वो एरिया ठंडा हो जाएगा, तो हाथ पैर ठंडे रहते हैं। वर्टिगो होगा, चक्कर आएंगे, रेंज ऑफ मोशन, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, ऐसा लगेगा फ्रोजन शोल्डर है, हाथ नहीं उठेंगे, कंधा नहीं उठेगा, थोड़ा ही उठेगा, पूरा ऊपर हाथ नहीं उठा पाएगा। सीवियर केसेस के अंदर मसल वेस्टिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और हाइपर रिफ्लेक्सिया, हल्का सा भी टच करा, हल्का सा आपने टैप करा और हाथ तेजी से उड़ जाएगा, या व्यक्ति बहुत तेज, बहुत हाइपर रिएक्ट करेगा। अब मैं आपको कुछ केसेस दिखाता हूँ। देखिए, जो मैं आपको बात कर रहा था कि किस तरीके से स्पाइन सीधा हो जाता है, अगर आप इसमें देखेंगे तो स्पाइन व्यक्ति का बिल्कुल, ये एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइसिस का केस है मेरा, स्पाइन बिल्कुल सीधा हो रखा है, फ्यूज हो रखे हैं सारे के सारे जो हैं। अगर आप सेंटर से देखेंगे इसके अंदर, सारे के सारे जो स्पाइन है, सारे के सारे पूरे की पूरे सर्वाइकल वर्टिब्रा सारे के सारे फ्यूज हो गए हैं। पेशेंट आया था मेरे पास, ये अप्रोक्सीमेटली 34-35 की एज का मेल पेशेंट है, और इस पेशेंट ने प्रेजेंट करा था विद सिवियर मसल स्टिफनेस, गर्दन में पेन, और ये सारी स्टिफनेस नीचे तक थी, इसको इसके साथ में थोरैसिक और लंबर वर्टिब्रा के अंदर भी इसको पेन और स्टिफनेस चालू हो गई थी। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोलिस का इसका बहुत ट्रीटमेंट चला है, इसका लंबा ट्रीटमेंट चला है, एंड दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। दूसरा आप देखेंगे इसके अंदर भी, देखिए अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें भी अगेन सर्वाइकल वर्टिब्रा पूरा स्ट्रेटनिंग है, और C6 और C7 पे, सबसे नीचे की तरफ C6 और C7 पर पूरा का पूरा यहाँ पे जॉइंट फ्यूज हो रखा है, ये एरिया पे पूरा जॉइंट फ्यूज हो रखा है। यहाँ पर डिस्क बेस बिल्कुल, यहाँ थोड़ा आप डिस्क बेस को अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे, बट इस एरिया में डिस्क बेस बिल्कुल रिड्यूस्ड है। इसमें देखेंगे यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा डिस्क बेस रिड्यूस्ड है, फ्यूज्ड है। इसमें क्या होगा कि पेशेंट को सिवियर मसल स्टिफनेस आएगी। इस पेशेंट को मैंने स्टोफेंथस मैंने दी थी, स्टोफेंथस और सिमिसिफुगा, उससे बहुत सर दर्द रहा था इस पेशेंट के अंदर। देखिए अगेन एक और केस देखिए, लॉर्डोटिक कर्वेचर जो है वो सीधा हो रहा है,
और जो मैंने बोला कि लिंपिंग हो जाती है, व्यक्ति एक तरफ को झुक जाता है, ठीक है, ये बेंडिंग ऑफ स्पाइन है। ये ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जब करवा रहा था तो टेढ़ा खड़ा था, नहीं, टेढ़ा नहीं खड़ा था। ये वो उसका नेचुरल पोस्चर ऐसा हो गया कि उसका जो स्पाइन है वो एक तरफ को अलाइन हो गया, टेढ़ा हो गया। और इसकी वजह से देखिए पूरा, पूरी की पूरी आप ये देख पा रहे होंगे, पूरी की पूरी जो स्पाइन है वो पूरी पूरी स्पाइन इसकी फ्यूज सी हो रखी है, पूरी स्ट्रेट हो रखी है। ठीक है, हमेशा सर्वाइकल जब भी कराएं तो एपी और लेटरल व्यू कराएं, सिर्फ एक व्यू से काम नहीं चलेगा इसमें। अब बात करते हैं कि सर्वाइकल पेशेंट होता किस तरीके का है। मैंने देखा है कि सर्वाइकल पेशेंट दो तरीके का होता है। एक होता है अवेयर, जिसको कि पता है कि मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। और दूसरा एक पेशेंट होता है जिसको पता नहीं होता कि मुझे सर्वाइकल है। मतलब वो आता आपके पास किसी और कंप्लेंट के लिए, वो आपके पास सर्वाइकली कंप्लेंट लेकर के नहीं आता है, लेकिन उसके पास कंकॉमिटेंट कंप्लेंट निकलती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। एंड फिर जब वो निकलती है तब पता लगता है कि भैया ये तो एक्चुअल कॉज था, या रूट कॉज था उसकी बाकी सफरिंग्स का। क्योंकि जब ऐसा होता है तो व्यक्ति को एक साथ में बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब आप ऐसे समझिए इसको सिंपल भाषा में, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको सिंपल तरीके से समझेंगे। अगर आपको गर्दन में दर्द है, आपको गर्दन में दर्द है, आपके कंधे में दर्द है, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आपकी मूवमेंट रुक जाएगी, आपका घर से बाहर जाने का मन नहीं करेगा, आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा, आप लेटे रहेंगे, आप कोई हैवी वर्क नहीं कर पाएंगे, कुछ उठा नहीं पाएंगे, हाथों पैरों में झंझनाहट रहेगी। इसका मतलब क्या होगा कि आपका एपेटाइट कम हो गया। भूख कम हो गई तो आपको कब्ज हो सकता है, आपको गैस्ट्रिक डिस्टेंशन भी हो सकती है, कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे गैस बनेगी। एक्सरसाइज नहीं कर सकते आप, एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो अगेन आपका मोटापा बढ़ेगा, आपका बीपी बढ़ेगा, आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी। ठीक है, जब ये सब बढ़ेगा तो फीमेल पेशेंट है तो, और मेंस्ट्रुएटिंग है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। मेल पेशेंट है तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा आएगा, सेडेंटरी हैबिट्स, क्योंकि पड़ा हुआ है मरीज, तो सेडेंटरी हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब होगा। इंटर्न क्या होगा, लिवर वीकनेस होगी। So you are not treating only cervical spondylitis, you are treating a lot of associated symptoms which can crop up with cervical. एक चीज ठीक कर देंगे क्योंकि उसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन कम हो रही है, उसकी वजह से आपकी डेली लाइफ हैम्पर हो रही है, और जहां पर वो हो गया। एक मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज। भैया मैं आपको 8:30 के बाद करता हूँ, भैया 8:30 के बाद कॉल करता हूँ आपको। ठीक है जी, सॉरी। आपका, आप सिर्फ एक प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर रहे हैं, आप उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को होने से बचा रहे हैं। बॉडी सर से लेकर पांव तक कनेक्टेड है। तो अवेयर पेशेंट आएगा आपके पास, पेशेंट अपने इन्वेस्टिगेशन लेकर के आ भी सकता है, विदाउट इन्वेस्टिगेशन भी आ सकता है। उसका टिपिकल साइन और सिम्टम होंगे, उसको आइडिया होगा कि उसका, उसको किस वजह से हो सकता है जो उसको सर्वाइकल हुआ है। ऐसा भी हो सकता है उसने कोई ट्रीटमेंट लिया हो या उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया हो, वो पेन किलर मसल रिलैक्सेंट ले रहा हो या पहले उसने लिए हो, और उसके साथ में उसको कॉन्कोमिडेंट सिम्टम्स हों, जैसे कि मैंने बताया आपको क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड ये जरूरी नहीं है कि उसकी कोई मार्क्ड मोडालिटी हो, मोडालिटीज हो भी सकती है, मोडालिटीज नहीं भी हो सकती हैं। और अनअवेयर पेशेंट कैसा होता है, ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में तो पाया है कि 10 में से 7 पेशेंट तो अनअवेयर पेशेंट होते हैं। सिर्फ 3 पेशेंट होते हैं जो अवेयर होते हैं, 7 अनअवेयर होते हैं। अनअवेयर पेशेंट पहला तो आएगा कि उसके पास, उसको वो ऑल टुगेदर दूसरी कंप्लेंट लेकर के आएगा। लेकिन जब आप, डॉक्टर हैनेमन वाली बात है ना कि टोले कॉसम, व्हेन यू फाइंड द कॉज, आपको पता लगेगा रूट कॉज तो भैया कुछ और था, और वो निकलता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ही हैज नो सिम्टम्स बट साइंस सजेस्ट टुवर्ड्स स्पॉन्डिलाइटिक पैथोलॉजी। उसको कोई सिम्टम्स नहीं होते बट साइंस दिखते हैं, स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस होती है, रेंज ऑफ मोशन कम है, वो एक तरफ लिम्प कर रहा होगा, दिख रहा होगा, तो उसको कुछ आइडिया नहीं है कैसे हुआ है ये। उसने पहले एक और सिम्टम्स के लिए ट्रीटमेंट लिया हुआ है, सुपरफिशियल ट्रीटमेंट चला है,
ठीक है, लेकिन उसको स्पॉन्डिलाइटिस का क्योंकि डायग्नोसिस में उसे पता भी नहीं था, उसने फिर दवाई ले ली है। ऐसा हो सकता है उसने कभी पेन किलर लिए हो तो आराम हो गया हो, बाकी उसे पता नहीं चला हो। इन केसेस में स्पॉन्डिलाइसिस मेन कॉन्कॉमिटेंट होता है, मतलब ये मेन कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम आपको मिलता है। एंड मोडालिटीज अगेन मे और मे नॉट बी मार्क्ड। अब आते हैं बात कि भैया क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर मेरे को, आपको, हम सबको अपना पेशेंट कैसे विन करना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट अगर एलोपैथी वाले के पास चला गया तो वो तो ये कहेगा कि भैया सर्जरी करो और फिजियोथेरेपी करा लो, बस यही दो सोल्यूशन है। वो लाइफस्टाइल करेक्शन इसमें नहीं बताता, ज्यादा क्या बोलेंगे, गले में पट्टा बांध लो और पट्टा बांध लो, और आप मानिए कि 100 में से 99 पेशेंट का वो पट्टा बांधने के बाद पेन बढ़ जाता है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि पट्टा कैसे बांधना है। पेशेंट को तो पता ही नहीं है, और इन डॉक्टर्स को आता नहीं है कि कैसे सर्वाइकल कॉलर उसको बंधवाना है। टाइम ही नहीं देते हैं पेशेंट को। लेकिन यहीं पे आपका और हमारा रोल आ जाता है कि हम पेशेंट को कैसे कैसे विन करें, हम उसको कैसे बताएं कि भैया हाँ, हम आपको आपका सर्वाइकल ठीक कर सकते हैं बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी फिजियोथेरेपी के, ठीक है, बिना किसी मसल रिलैक्सेंट के, हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप देखोगे ना, कोई पेशेंट अगर आपका स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट किसी ऑर्थोपेडिशियन से लेकर के आ रहा है, क्योंकि दर्द होता है तो आदमी सीधा जाता है ऑर्थोपेडिक के पास, हड्डी के डॉक्टर के पास भागते हैं। हड्डी का डॉक्टर क्या लिखता है, एक पेन किलर, उसने लिखी होगी डोलो, लिखी हुई होगी वॉरोन, लिखी हुई होगी, एक मसल रिलैक्सेंट लिखा होगा, कोई भी एमआर लिखा हुआ होगा, विटामिन डी लिखा हुआ होगा, कैल्शियम लिखा हुआ होगा, बी 12 लिखा होगा कि नसों में झंझनाहट ना हो, एक ग्लूकोसामाइन लिख देगा कि चटकने की कड़कड़ की आवाज आती है तो ग्लूकोसामाइन खा लो। और इन सब से क्योंकि पेशेंट को गैस बन रही होगी तो उसने एंटासिड लिख दिया होगा। और जहां पेशेंट ने पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट 6 महीने खा लिए, उसके बाद पेशेंट अगर आपका साथ है तो उसको बोलिए सर भैया एक तो पहले केएफटी करा करके ला, क्योंकि किडनी की तो बैंड बच जाएगा ऐसे में। इतना पेन किलर खा करके आएगा मरीज, उसका किडनी खराब, आधी खराब हो चुकी हो, पर मरीज को लगता है कि नहीं साहब दर्द में आराम हो जाता है, क्योंकि 24 घंटा में एक गोली डॉक्टर साहब ने बोली हुई है, दर्द की गोली है, खा रहे हैं। और अब एक और ट्रेंड देखा है कि इसके अंदर आठवीं चीज क्या है, कि दे देते हैं गाबा पेन। अब वो तो गफलत की गोली है, आपने जैसी गाबा पेन खाई, गाबा पेन खाते ही आपको सारा दिन गफलत रहेगी, क्योंकि वो नमनेस कर देती है। और गाबा पेन में भी गाबा पेन एसआर, गाबा पेन डीएम, इतनी सारी चीज दे देते हैं नॉर्मल गाबा पेन से भी स्ट्रॉन्ग, कि पेशेंट सारा दिन एक जॉम्बी की तरह से गफलत में रहेगा। वो पेशेंट के घर वाले आया कहते हैं कि साहब ये तो बिल्कुल गुम सा रहता है, कुछ जवाब नहीं देता, सोया सोया रहता है। हमें उसकी ये सब चीजें बंद करवानी है। और क्या करना है उसके लिए, ठीक है, सबसे पहले तो पेशेंट क्या, इन चीजों को समझिए। जहां आपने, जो हमने ऑर्गेनोन में सीखा है ना, सिर्फ उस चीज को ही हमको करना है अगर हमें अपने सर्वाइकल के पेशेंट को ठीक करना है। ऑर्गेनोन ने सारी गाइडलाइन हमको दी हुई है, हमें उससे कहीं दूर जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर हैनेमन, मुझे लगता है कि आज होते तो भारत सरकार तो एटलीस्ट बुला के उन्हें भारत रत्न दे देती, क्योंकि इतना बढ़िया काम वो कर गए उस समय पे, कि उन्होंने ये सब चीजें बता दी थी पहले हमें ऑर्गेनोन के अंदर, कि पेशेंट आए तो उसको ये सब चीजें पूछो, उसकी नॉलेज ऑब्टेन करो उसके डिजीज के बारे में, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका नेचर ऑफ जॉब क्या है, उसका सिटिंग पोस्चर क्या है, उसको कितनी देर बैठता है, कितनी देर चलता है। उसको मान लीजिए कि दिल्ली से गुड़गांव जा रहा है, 2 घंटा जाने का, 2 घंटा आने का, 4 घंटे जा रहा है, तो 4 घंटे कैसे जा रहा है, बस में जा रहा है, मेट्रो में जा रहा है, गाड़ी चला के जा रहा है, ठीक है, कितनी देर गाड़ी चला रहा है, कोई ड्राइवर चला रहा है, कैसे बैठ रहा है, ये सब चीजें डिसाइड करेंगे ना। इन सब चीजों को पहले, जब तक मैं एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज को एस्टेब्लिश करके हटा नहीं दूंगा, तब तक मैं डिजीज को कैसे हटाऊंगा। फिर तो वो जिंदगी भर प्री गाबापेन खाता रहे और विटामिन डी और कैल्शियम खाता रहे। ठीक है, किस तरह का की गाड़ी चला रहा है, वो टू व्हीलर चला रहा है, फोर व्हीलर चला रहा है, ये भी पूछिए, क्योंकि ये तो और डिसाइड करेगी ना। टू व्हीलर चला रहा है तो उसको ज्यादा पेन हो सकता है, फोर व्हीलर है तो शायद कम हो सकता है। किस तरीके का जूता पहन रहा है पेशेंट, चमड़े का जूता ज्यादा पहन रहा है, हाई हील वाला पहन रहा है, लो हील वाला पहन रहा है, फ्लैट हील वाला पहन रहा है, पेशेंट की आप आर्क देखिए, पैर की देखिए कि पेशेंट जो है उसको फ्लैट फीट तो नहीं है,
मैक्सिमम केसेस में गलत जूता पहना हुआ है तो पोस्चर उसका गलत होगा, पोस्चर गलत होगा तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस अपने आप हो जाएगा। उसको ठीक करना है। दिन में कितनी बार खाना खा रहा है? अगर पेशेंट कम खाना ले रहा है, अंडर नरिश्ड है, तो भी स्पॉन्डिलाइटिस होने के चांसेस है। किस तरह की डाइट ले रहा है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, किस तरीके का खाना खा रहा है वो पता करिए। विटामिन डी, विटामिन बी 12 रिच फूड है या नहीं है उसका। और क्या स्पेशली पेशेंट जब बैठता है घर पर या गाड़ी में तो कोई सर्वाइकल या लंबर बेल्ट को इस्तेमाल करता है? ये बहुत जरूरी चीजें हैं पूछने के लिए। इनको जब आपने देख लिया, आपको पेशेंट को वास्तव मानिएगा कि आप कॉज निकाल लेंगे। और जहां आपने कॉज निकाल लिया, मुझे लगता है कि 90% काम हो गया हमारा। फिर तो सिर्फ मैनेजमेंट है। मैंने तो यही देखा है मेरे, मैं ये जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, मैंने अपनी प्रैक्टिस में यही देखा कि इनमें से कर लिया। मतलब एक छोटी सी चीज है कि व्यक्ति किस तरह की गाड़ी चला रहा है, वो क्या वो मैनुअल गाड़ी चला रहा है या ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा है। अगर आप सिर्फ ये भी बात पता कर लोगे ना, तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि भैया इसको इस तरफ की मैनुअल चला रहा है तो मतलब उसका क्लच दबाता है बार बार, तो उसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इस साइड होने के चांसेस ज्यादा है, उसका टिल्ट लेफ्ट साइड में होने के चांसेस ज्यादा है। छोटी सी चीज है, छोटी छोटी, यही तो डॉक्टर हैनमन कहते हैं कि लाइफस्टाइल में छोटी छोटी चीज को देखो। कहाँ कहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स अटके पड़े हैं, जहां पे आपने समझ लिया। वो कहते हैं ना, कृपा कहाँ अटकी हुई है, यहीं अटकी हुई है कृपा। आपको कृपा ढूंढनी है। जहां कृपा अटकी हुई मिल गई, आप अपने आप कृपा कर पाओगे पेशेंट की। ठीक है। अब इसमें एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल आता है कि मैं इसको आप बोलता हूँ एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और फिजियोथेरेपी। इसका कितना बड़ा रोल है? इसमें दो चीजें, बहुत सारे पेशेंट आके कहते हैं कि साहब हमें कराना चाहिए एक्यूप्रेशर, हमें एक्यूपंक्चर फिजियोथेरेपी करानी चाहिए। पहली बात तो, अगर आपके पास पेशेंट आता है जिसको स्वेलिंग हो रखी है, जिसको एक्सट्रीम स्टिफनेस है, जिसको हम्प निकला हुआ है, उसको फिजियोथेरेपी मत कराइए। ना तो फिजियोथेरेपी कराइए, ना एक्यूप्रेशर कराइए, ना एक्यूपंक्चर कराइए। दूसरी बात, हमारे पास कई कंपनियों के एमआरस आते हैं अपने तेल लेकर के कि साहब ये तेल लगाइए, फलाना तेल ढमकाना तेल। कोई तेल नहीं लगाना है। मसाज इज सिंपली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलोसिस। सिंपल। साहब 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए के तेल के चक्कर में मरीज की जान खराब नहीं करनी है। इस बात को समझ लीजिए। कोई क्रीम नहीं लगानी है। और यदि क्रीम लगानी है, यदि तेल लगाना है उसकी मसल स्टिफनेस को दूर करने के लिए, तो सिर्फ अप्लाई करना है, लगाना है, मलना नहीं है। फर्क समझिएगा। सिर्फ लगाना है। जब आप लगाएंगे, डॉक्टर हैने में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने ये बोला है, इट हैज टू बी जेंटली अप्लाइड। उन्होंने मसाज शब्द कहीं पर उन्होंने अब नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? क्योंकि सुपरफिशियली आपको नहीं पता है कि कौन सी सेट ऑफ मसल्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। या आपने मसाज के लिए आपने पता लगा सुपरफिशियल बेली को टच करा, और जो डीप बेली थी उसके अंदर प्रॉब्लम थी, तो वो ज्यादा ओवर स्टिमुलेट हो गई और दर्द हो गया, पेशेंट को बढ़ गया। आप सिर्फ लोकली अप्लाई कर दो। जब लोकली अप्लाई करोगे तो हमारी बॉडी तो इतनी बढ़िया है, इतनी रिसेप्टिव है हमारी बॉडी, कि वो अपने आप उसको अब्जॉर्ब करेगी। और जहां पर दिक्कत होनी है वहां पर उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो हमको लोकल एप्लीकेशन सिर्फ अप्लाई करना है, मसाज नहीं करनी। मैं पर्सनली बोलूंगा मत करिए। शुरुआती केसेस में मत कराइए, बिल्कुल ही मत कराइए। आप सिर्फ और सिर्फ अगर एक्यूट केस आता है तो एक्यूट केस के अंदर आप कोल्ड पैक कराइए। अगर क्रॉनिक केस आता है, पुराना दर्द आ रहा है, तो उसको हॉट पैक कराइए। हॉट पैक के अंदर भी इस पेशेंट को, जो कोई पेशेंट आके कहते हैं कि सब हम इलेक्ट्रिक वाली जेल पैक लगा रहे हैं, मना कर दीजिए बिल्कुल। क्योंकि उससे मैंने देखा है कि पेन कुछ दिन आराम होता है, बाद में पेन बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी बढ़िया नहीं है।
तो वो जो 150-200 रुपए की रबर की बोतल आती थी जिसमें गर्म पानी भरते थे, उस उसका इस्तेमाल करिए। उससे उसकी पेनिट्रेशन पावर अच्छी है, उसमें वाटर ढंग से प्रॉपरली उन्हें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड ये जो इलेक्ट्रिक वाली बेल्ट्स होती हैं, इनके अंदर हीट बर्न होने के चांसेस ज्यादा होते हैं स्किन पे। तो उससे बेटर है कि गर्म पानी वाली जो बेल्ट होती है, वो जो बेल्ट कह रहा हूँ, गर्म पानी वाली जो वो ब्लैडर जो होता है ना, सिकाई वाला जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है, इतना बड़ा सा चौड़ा सा होता है, गर्म पानी भरता है रबर का, उससे करवाइए। ठीक है। आपको ये बात समझ लेनी है कि कब बर्फ की सिकाई करानी है और कब आपको गर्म सिकाई करानी है। एक्यूट केस आया स्वेलिंग के साथ, गर्म सिकाई बिल्कुल मत कराइए। सिर्फ और सिर्फ स्वेलिंग को कम करना है तो ठंडी सिकाई कराइए। स्वेलिंग आ रही है, पेशेंट को मसाज नहीं करनी है। स्वेलिंग के साथ पेशेंट आ रहा है, उसको फिजियोथेरेपी नहीं करानी है। पुराना केस है, मसल स्टिफनेस है, स्वेलिंग नहीं है, पेशेंट फिजियोथेरेपी करा सकता है। लेकिन फिजियोथेरेपी कराने से पहले, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर कराने से पहले पेशेंट को एक्सरे कराना बहुत जरूरी है। बिना एक्सरे के पेशेंट का फिजियोथेरेपी नहीं होना चाहिए, ना एक्यूप्रेशर होना चाहिए, ना एक्यूपंक्चर होना चाहिए। सिंपल। ये तीनों के तीनों साइंटिफिक सिस्टम है। तो पेशेंट को बोलिए, और यदि वो किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो बिना एक्सरे की रिपोर्ट देखे कर रहा है, उसको पूरी डॉक्टर चेंज करिए। बिना उसके आपको ये सिस्टम, ये थेरेपीज नहीं करवानी। ठीक है। इस चीज को बिल्कुल समझ लीजिए। स्टिफनेस, स्वेलिंग के साथ स्टिफनेस, ठंडी सिकाई, गर्म सिकाई जब क्रॉनिक है, स्वेलिंग नहीं है। अब मैं समराइज करूंगा इसको, सारी प्रेजेंटेशन को। मैं इसको बोलता हूँ 6 PM ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस। 6 P और 6 M ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस। पहले पी की बात करते हैं। 6 P है और 6 ही M है, इसलिए 6 PM ऑफ स्पॉन्डिलाइटिस। पहला पी है पोस्चर, बहुत जरूरी। व्यक्ति को बोलिए कि सीधा बैठेगा। एक तो सीधा बैठेगा, मैक्सिमम कोशिश पे सीधा बैठे। और जब काम कर रहा है तो जो भी, जैसे लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो उसके इस एंगल पे होना चाहिए। मतलब जो हमारा चेस्ट का एरिया, जो हमारे निप्पल्स का एरिया है, इस लेवल पे कंप्यूटर होना चाहिए। इस लेवल पे, इस लेवल पे होना चाहिए। जब इस लेवल पे होगा तो कर्व तो नीचे नीचे होगा, ऐसे देखेगा। व्यक्ति को स्पॉन्डिलाइटिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फोन देख रहा है, मैक्सिमम लगते हैं ऐसे, नहीं, ऐसे। जहां ऐसे करा, बेटर। पोस्चर बहुत जरूरी है। दूसरा पे है प्रोलॉन्ग सिटिंग। ये हम लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 4-4 घंटे, 5-5 घंटे क्लिनिक पे लगातार बैठे रहते हैं। हम ही लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, कमर उठते हैं तो ऐसे करके उठते हैं। मैंने अपने सारे फ्रेंड सर्कल में देखा है, सीनियर डॉक्टर्स को भी देखा है, उठेंगे पहले वो स्ट्रेच मारते हैं, अरे भैया बहुत देर से बैठे हुए हैं। मुझसे लकड़ गई। तो कोशिश करिए कि आधे घंटे पौने घंटे में उठ के 2 मिनट या 5 मिनट को चल लें। एक राउंड मार लें, अपने क्लिनिक में राउंड मार लें। छोटा क्लिनिक है तो बाहर निकलें, आसपास सड़क पे एक राउंड मार लें। या नहीं कर सकते, अपने केबिन के अंदर ही 2 मिनट की स्ट्रेचिंग कर लीजिए। लेकिन करिए जरूर। जितना लंबा बैठेंगे उतना स्पॉन्डिलाइटिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। पुअर ईटिंग हैबिट्स है तीसरा पी। जहां आपने ज्यादा एसिडिक खाना खाया, जहां ज्यादा आपने ज्यादा तला बुला खाना खाना खाया, गैस्ट्रिक होगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपकी बोन्स से कैल्शियम आपकी बॉडी की तरफ मेटाबोलाइज होगा। कैल्शियम मेटाबोलाइज होगा तो आपकी बोन्स वीक होंगी, बोन्स वीक होंगी तो स्पॉन्डिलोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, चांसेस बढ़ जाएंगे। पेन रिलीफ हमारी मेडिसिन से होगा, बिल्कुल होगा। मसल रिलैक्सेंट हमारी काम करेंगी। पेन रिलीफ के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आपको मसाज नहीं करानी है, आप हॉट पैक करिए। एक्यूट है, एक्यूट मतलब स्वेलिंग के साथ है तो कोल्ड पैक। क्रॉनिक है, विदाउट स्वेलिंग है तो हॉट पैक। इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करना है। इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करना है मतलब ऐसे खाने मत दीजिए, ऐसी खाने की चीजें मत दीजिए जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती हैं। इन्फ्लेमेशन तब भी होगी जब आप बहुत लंबा बैठे हुए एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ये इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पैक एप्लीकेशन, जो मैंने आपको बताया कि हॉट पैक या कोल्ड। हॉट पैक जैसे कोल्ड पैक तो आप बर्फ को अप्लाई करवा लें, या
जेल वाले कोल्ड पैक आते हैं जो आप फ्रीजर में रख सकते हैं, उसको करिए। हॉट पैक के लिए सिर्फ रबर वाली पानी की बोतल। जेल पैक को मैं, जो इलेक्ट्रिक वाला होता है उसको मैं अब वो नहीं करूंगा। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं। आई गेस रिचा कुशवाहा, शायद मैं क्वेश्चन है, हैंड रेज करा है। ऋचा कुशवाहा जी, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। सर, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक स्पॉन्डिलाइटिस? मतलब हाँ सर अगर मैंने, हाँ बोलो बोलो, प्लीज प्लीज पहले आप बोलो। मतलब सर अगर इन्फ्लेमेशन है उस जगह पर तो जी, वो एक्यूट में आएगा? हाउ टू डिफरेंशिएट एंड, हम्म मैम एक्यूट में तो ऑब्वियसली एक्यूट में आ रहा है दर्द, सडन स्टिफनेस हुई है, सोया। कुछ पेशेंट ऐसे आएंगे रात को, जी हम एसी चला के सो गए थे, उस करवट सो गए थे। मैं उसमें, मैं यहाँ पे एक्यूट एंड क्रॉनिक के ट्रीटमेंट में मैं एक डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ कि अगर एक्यूट का केस आ रहा है स्वेलिंग के साथ, तो उसको कोल्ड पैक लगाइए। एक्यूट का मतलब वो कह रहा है कि जी पहले परसों तक तो पेन नहीं था, कल रात को सुबह आज सुबह के उठा मेरे को पेन हो गया। और क्रॉनिक वाला जो पेन है वो कुछ दिनों से हो रहा है, हफ्ता, 6 महीना, 6 महीना, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता से पेन हो रहा है, उसको मैं क्रॉनिक कर लूंगा। ट्रीटमेंट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ट्रीटमेंट जहाँ पर पेशेंट आकर के कह रहा है कि जी मुझे स्वेलिंग हो रही है, कड़ाहट हो रही है, ऐसे में मुझे व्यक्ति को जो ट्रीटमेंट देना है, जो मुझे एप्लीकेशन करनी है, वो एप्लीकेशन मुझको कोल्ड पैक करनी है अगर स्वेलिंग है तो। और अगर कोल्ड, अगर को स्वेलिंग नहीं है, यहाँ पर हम्प नहीं है, तो मैं उसको गर्म सिकाई दे सकता हूँ। यहाँ पर ट्रीटमेंट की सिर्फ एक डिफरेंस है, विद स्वेलिंग कोल्ड पैक, विदाउट स्वेलिंग हॉट पैक। बट सर अगर पेन काफी टाइम से है लेकिन स्वेलिंग भी है तो उसमें क्या करा जाएगा? मैम ऐसे में क्या होता है, मैंने देखा है कि मैं पेशेंट्स के साथ ये 3 कॉम्बिनेशन करके देखता हूँ। पहले तो कहता हूँ कि आप सिर्फ कोल्ड पैक करके देखिए, कोल्ड पैक से आराम हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं होता है तो कोल्ड पैक के साथ हॉट पैक भी देते हैं। पहले कोल्ड पैक और फिर ऑल्टरनेट हॉट पैक। पहले आपने कोल्ड पैक लगाया, 4 से 5 मिनट कोल्ड पैक लगाइए, फिर टेम्परेचर नॉर्मल होने दीजिए, फिर उसके बाद 15 मिनट का हॉट पैक करके देखिए, आराम मिलता है नहीं होता है। और तीसरा है कि सिर्फ हॉट पैक। ये हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है ऐसे केसेस के अंदर। नथिंग इज स्पेसिफिक इन क्रॉनिक केस विद स्वेलिंग, वो पेशेंट के साथ ट्राई करके देखना पड़ेगा। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू सर। और किसी का सवाल कोई, अभी यहाँ पर किसी का और कोई सवाल हो, या हम आगे बढ़ें? ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एम्स की, 6 एम्स की। पहला है सबसे इंपॉर्टेंट कि डायग्नोसिस, मेक्स द डायग्नोसिस फर्स्ट। आपके पास व्यक्ति अगर आकर कह रहा है ना कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे गर्दन में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है मेरे को, उसको बोलिए भैया जाके एक्सरे कराइए। एक्सरे, बिना एक्सरे के आप व्यक्ति को दवाई मत दीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसको एक पेन किलर देके छोड़ छोड़ दीजिए अपने हिसाब से। आपको बेलाडोना देनी है, आपको रस्टॉक्स देनी है, आर्निका देनी है, जो देना चाहें आप अपने हिसाब से दे दीजिए, जो आप जनरल पेन किलर देते हैं। लेकिन व्यक्ति को बोले भैया 2 दिन बाद या 24 घंटे बाद एक्सरे करा कर दिखाओ। एक्सरे एपी लेटरल सर्वाइकल स्पॉन्ड का आप लिख करके उसको दे दीजिए। बिना उसके, बिना डायग्नोसिस बनाए मत करिए, क्योंकि अगर ज्यादा उसका बल्ज है जिसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे, तो हमें पेशेंट को, वी हैव टू बी वाइज एनफ कि हमें उसको सर्जरी के लिए रिकमेंड करना है। हर केस को हम ठीक नहीं कर सकते। दूसरी बात, हाइड्रेशन, मेंटेन हाइड्रेशन। लोगों का वाटर इनटेक बहुत कम है, हमें हाइड्रेशन मेंटेन करना है पेशेंट्स को। और लोगों को बोलना है जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि भैया आपको कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना जरूरी है, ताकि आपकी मसल्स में डिहाइड्रेशन ना हो। मसल्स में डिहाइड्रेशन होगी तो मसल्स कंस्ट्रिक्शन होगा और पेन पड़ेगा। मसाज इज टोटली
कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। कोई बोले जी मुझे मसाज कर लेता हूँ आराम हो जाता है, मसाज कराने से मोमेंटरी आराम होता है लेकिन दर्द बाद में बढ़ जाता है, तो मसाज नहीं करानी है। चौथी चीज मसल रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, जो मैंने बताया। उसके लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, उसके लिए आपका हॉट पैक और कोल्ड पैक्स बहुत जरूरी हैं, और वहीं पर हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी काम करती है। मेडिसिन अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जो मेडिसिन मैं यूज करता हूँ जनरली। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है मेडिकेशन रूट, कि हम सर्वाइकल के अंदर मेडिकेशन कैसे करेंगे। आप लोग कैसे करते हैं मुझे ये बताइए। मुझे प्लीज, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि लेट अस डिस्कस कि आप लोग कैसे करते हैं। आप प्लीज आप। जो लोग को क्वेश्चंस करना है वो टाइप कर ले, क्योंकि म्यूटेड है सब कोई। आप लोग टाइप कर ले, टाइप करके चैट बॉक्स में लिखिए। कैसे कैसे आप लोग करते हैं, आप लोग सर्वाइकल में पेशेंट को मेडिसिन कैसे कैसे देते हैं। ओरल रूट ठीक है। ओरल के अलावा भी कुछ और देते हैं। मैं तो दवा ट्रांसमिट करता हूँ। आप दवा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत जैसे जानना मैं जरूरी है ना। तो मैं दवा खाने के लिए देता ही नहीं हूँ। अच्छा, एक चलिए, एक हो गया ट्रांसमिशन का रूट हो गया, हाँ, ट्रांसमिशन रूट हो गया, और कैसे देते हैं। एक ओरल रूट, एक ट्रांसमिशन रूट, और क्या देते हैं। तो और बताइए, और को सब सीनियर हैं फिजिशियंस बहुत लर्नेड। एक्सटर्नल एक्सटर्नल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, बहुत बढ़िया सर। और क्या करते हैं। जी, ट्रांसमिशन करते हैं डॉक्टर मोहन। ओरल और एंड फैक्ट ऑल्फैक्शन, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी जी जी, ठीक है। तो आई गेस जो मैं सुनना चाह रहा था और सबसे मुझे मिल गया। तो मैं अपना आपको जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ, कि मैं जो करता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, जो भी मैं इसके लिए ओरल मेडिकेशन देता हूँ, उस मेडिकेशन को मैं लोकली भी अप्लाई करवाता हूँ। लोकली अप्लाई कैसे करवाता हूँ कि एक और शायद रिस्पॉन्स आया है, एक्सरसाइज, चलिए नहीं, तो मैं उस मेडिसिन को लोकली भी अप्लाई करवाता हूँ। उस मेडिसिन को मैं 10% सोल्यूशन बनवाता हूँ एसएल के अंदर, और उसको मैं अप्लाई करवाता हूँ एक्सटर्नल, एज एन एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन द सर्वाइकल मसल्स, ऑन द फ्रॉम ये स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड पूरी मसल्स पे या ट्रेपेजियस पे लोकली मैं अप्लाई, सिर्फ अप्लाई करवाता हूँ, या उसको स्प्रे बॉटल में डाल के देता हूँ कि इसका स्प्रे मार लेना। ये मैं करता हूँ अपनी प्रैक्टिस के अंदर, और पेशेंट्स बड़े, जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है कि पेशेंट्स मेरे मुंह और वॉलिनी के स्प्रे से हट गए। वो कहते हैं सर हमें वो नहीं चाहिए, आप अपना पेन वाला स्प्रे हमको दे दो। तो जो ओरल देता हूँ वही मैं उनको लोकल एप्लीकेशन दे देता हूँ। ठीक है। अब लेट अस जस्ट फाइनली टॉक अबाउट द लास्ट स्लाइड। ठीक है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो मैं यूज करता हूँ। रस्टॉक्स, जेंथोजाइलम, कालमिया, रूटा, कोलोसिन, जिंका मेटालिकम, सिमिसिफ्यूगा, कोबाल्ट मेटालिकम, प्लुमो मेटालिकम, कैलिकार्ब, स्टिक्टा पल्मोनेरिया, फॉर्मिका रूफा, ब्रायोनिया, अमोनियम यूरिया और कॉस्टिकम। इन मेडिसिन को मैं मेजरली यूज करता हूँ अपनी प्रैक्टिस में फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं जो कि लंबर में भी काम करती हैं, जैसे कोबाल्ट मेटालिकम तो बहुत अच्छी मेडिसिन है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, और रेस्टॉक बहुत अच्छी मेडिसिन है। बट ये देखा है मैंने कि अगर आप सर्वाइकल के लिए काम कर रहे हैं तो रस्टॉक्स, जेंथोजाइलम, कालमिया और अमोनियम म्यूर, सिमिसिफुका, ये 5 मेडिसिन, और साथ में छठी एक जिंका मेटालिकम, ये 6 मेडिसिन तो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। स्टार्ट विद 30, यू कैन गो अप टू 200। 1 एम की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, बट 30 और 200 मैं यूज करता हूँ, और पेशेंट को रिलीफ बहुत बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। क्योंकि मेरा एक सिंपल प्रोटोकॉल होता है कि जब पेशेंट को देता हूँ तो उसको कहता हूँ कि 1 हफ्ते के बाद मिलूंगा, 1 हफ्ते में आराम होना चाहिए। और इन्हीं मेडिसिन के अंदर मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन आकर पेशेंट को देता हूँ। पेशेंट को आराम मिलता है तो फिर आकर के वो कंटिन्यू करता है।
हाँ लेकिन उसका साथ में वही है, मेन बात वही है कि जो इससे पहले, क्योंकि मेडिसिन सर्वाइकल के अंदर, स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर मैनेजमेंट, मेरे हिसाब से जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा, 80% पार्ट जो है ना वो मैनेजमेंट का है, 20% काम मेरी मेडिसिन का है। जहां पे मैंने पेशेंट को मैनेज कर दिया, जहां पे मैंने पेशेंट का डायग्नोसिस बना दिया, मेरा मैक्सिमम काम हो गया। लोग मैनेजमेंट नहीं करते हैं, लोगों को ये नहीं पता है कि हमको क्या क्या चीजें करवानी है, क्या चीजें अवॉइड करानी है, कैसे करना है। मसाज नहीं करानी है, सबसे बड़ी चीज मसाज नहीं करानी है। मतलब मेरे पास कोई भी एमआर आता है मसाज ऑयल लेकर के, सर इसको स्पॉन्डिलाइटिस में यूज करिए, आर्थराइटिस में यूज करिए, मैं भगा देता हूँ कि ये ऑयल नहीं चाहिए मुझे। जो काम मेरी मेडिसिन लोकली कर देगी वो कर देगी, मैं उसको ऑयल क्यों लगाऊंगा। तो ये कुछ सेट ऑफ मेडिसिन से मैं यूज करता हूँ। तो आई थिंक अब डिस्कशन, लेट्स ओपन द डिस्कशन, और सब लोगों से, सब लोग अपने इंसाइट्स भी दें, शेयर करें, अपने कुछ एक्सपीरियंस लोग शेयर करें, सवाल या मुझसे अपने पोटेंसी के विषय में करें। सवाल कर रहे हैं कुछ लोग। पोटेंसी, सही सर, पोटेंसी सर, मैं 30 को बताऊँ, मैं सर 30 से स्टार्ट करता हूँ यूजुअली। मैक्सिमम केसेस में 30 में रिलीफ मिल जाता है। 30 में 30 टीडीएस या बीडी देता हूँ। मेजर केसेस में बीडी मेरी पोटेंसी, पोटेंसी वो चलता है, सॉरी, रिपीटेशन बीडी चलता है। बहुत कम केसेस के अंदर 200 बीडी देता हूँ, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में 30 बीडी देता हूँ। हाँ, एक चीज और इसके अंदर मैं सॉरी मेंशन करना भूल गया, डॉक्टर सुशलर के सॉल्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। उसके अंदर कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फॉस, नाट्रम्यूर, मैगफॉस, ये चार तो बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो 5 फॉस के कॉम्बिनेशन को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप पांचों फॉस को यूज करें बहुत बढ़िया उनसे रिजल्ट मिलते हैं। मतलब पेशेंट को अगर मैग्नीशियम की या और न्यूट्रास्यूटिक्स की डिफिशियंसी है तो पेशेंट को बड़ा आराम मिलता है। इसको स्टॉप कर देते हैं स्क्रीन को और वो खोल लेते हैं। हर एक मेडिसिन का कुछ पॉइंट्स इंडिकेशंस का दे दीजिए, कुछ लोग पूछ रहे हैं, अच्छा कुछ सर। इंडिकेशंस भी बता दे दीजिए सर, ऐसा लिखा अच्छा, हुआ है। बिल्कुल 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 सर, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट मैं साथ में वो खोल लेता हूँ। एक मिनट सर, सॉरी, मैंने बंद कर दिया गलती से वो। जी, देखिए, रस्टॉक्स तो इन जनरल में यूज करता हूँ जब मसल्स की मुझे इन्फ्लेमेशन, जब इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स होती हैं, वहां पर मैंने देखा है कि जब जो इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स आती हैं या ओवर स्ट्रेनिंग या ओवर ओवर स्प्रेनिंग की वजह से अगर पेशेंट को हुआ है, तो उन केसेस के अंदर मैंने देखा है कि यहाँ पर रस्टॉक्स बड़ा अच्छा काम करती है। ज़ैंथोज़ाइलम राइट साइडेड केसेस के अंदर मुझे अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, कालमिया लेफ्ट साइडेड में। और कालमिया में क्या है, कालमिया स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, जो हमारी कान के पीछे से लेकर के यहाँ कंधे तक जो है, मैं प्रोसेस का नाम बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर मसल में स्टिफनेस है तो कालमिया बड़ा अच्छा काम करती है। रूटा भी जिन केसेस में आपको रस्टॉक्स से ओवर स्ट्रेनिंग या स्ट्रेचिंग वाले केसेस में रस्टॉक्स से आराम नहीं मिलेगा, उन केसेस में आपको रूटा से आराम मिल जाएगा। कोलोसिन से उन केसेस में आपको आराम मिलेगा जिन केसेस के अंदर व्यक्ति आके आपको कह रहा है कि मुझे सारा दिन अकड़ाहट होती है। मैंने अकड़ाहट वाले केसेस में कई बार मैं कई दवाइयां और दे देता था कि यार रस्टॉक से आराम नहीं मिल रहा, बूटा से आराम मिल रहा। फिर एक दिन कोलोसिंथ पढ़ते पढ़ते मेरे को समझ में आया कि यार कोलोसिंथ तो कहती ही है कि कंस्ट्रिक्शन, कोलोसिंथ तो कहती है कि पेन रिलीफ बाय हार्ड प्रेशर। और पेशेंट आके मेरे, मतलब एक पेशेंट ने आके मेरे सामने ऐसे अपने मुक्के मारे कंधे पे कि सर ऐसे आराम मिलता है। मैंने उसको कोलोसिन दिया, कोलोसिन से बड़ा आराम हुआ। तो जो पेशेंट आके कह रहा है कि सर हार्ड प्रेशर से आराम है, मैं दबाता हूँ, इस घर में छोटा बच्चा है तो उसको कंधे पे खड़ा कर लेता हूँ, मैं कोलोसिन दे देता हूँ। या जिसको क्या कहता है कि सारा दिन स्टिफनेस स्टिफनेस सी महसूस होती है, मैं कोलोसिन दे देता हूँ। जिप्टम मेटालिकम मैंने जिन केसेस में मेरे को चक्कर मिलता है साथ में, उनको मैं दे देता हूँ। सिमिसिफ्यूगा एक ऐसी मेडिसिन है जो समझ लीजिए कि मेरी 100 में से 99 प्रिस्क्रिप्शन में सिमिसिफ्यूगा होती है, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया है कि ये एक तरीके की जीनस एपिडेमिकस है सर्वाइकल के लिए। 99% केसेस में आराम मिलता है सिमिसिफ्यूगा से। प्लम्बम मेटेलिकम, अगेन प्लम्बम मेटेलिकम जो है ये क्योंकि नर्वस पेन के लिए बहुत अच्छी दवाई है,
तो जहां पर थोड़ी रेडिएशन ऑफ पेन है और झंझनाहट फील होती है, वहां पर प्लम्बो मेटालिकम बड़ा अच्छा काम करती है। काली कार मैंने देखा है जब पेशेंट को सर्वाइकल के साथ लंबर स्पॉन्डिलोलिसिस भी है, दोनों चीजें कोएग्जिस्ट कर रही हैं, तो वहां पे काली कार बड़ा अच्छा काम करती है। स्टिक्टा स्पेसिफिकली उन केसेस में जहां पर जो आपका दर्द है वो फ्रोजन शोल्डर कर रहा है, ऐसे में मैंने देखा है कि स्टिक्टा पल्मोनेरिया और रस्टॉक्स को अगर हम एक साथ देते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा आराम होता है। स्टिक्टा बेसिकली लेफ्ट साइड के लिए बहुत अच्छा काम करती है और रस्टॉक्स राइट साइड के लिए बड़ा अच्छा काम करती है फ्रोजन शोल्डर में। तो स्टिक्टा बड़ी अच्छी मेडिसिन है अगर आप यूज करना चाहें तो। फॉर्मिका रूफा मैं ओल्ड पेशेंट्स में बहुत यूज करता हूँ, सर्वाइकल के में 60+ के पेशेंट्स में, क्योंकि उनके अंदर साथ में ऑर्थराइटिक चेंजेस होते हैं एंड फॉर्मिका रूफा इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ओए के केसेस के साथ में जब ये कोएग्जिस्ट करता है स्टिक्टा पी, तो मैं तो सॉरी ओए के साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस कोएग्जिस्ट करता है तो मैं लोगों को देता हूँ। तो उसके बाद ब्रायोनिया कॉन्स्टिपेशन के सब साथ लेकर के आते हैं, स्पेशली गैस्ट्रिक लेकर के आते हैं, मैं देता हूँ। अमोनियम म्यूल और कॉस्टिकम, ये दो दवाइयां ऐसी हैं कि जब ये दोनों दवाइयां शॉर्ट बेली ऑफ मसल्स पे काम करती हैं, तो जब पेशेंट सिर्फ आगेगा सिर्फ एक इतनी सी इस जगह पे अकड़ाहट है या इतनी छोटी सी जगह पे अकड़ाहट फील होती है, मैं ऐसे धोता तो बस इतनी सी जगह में अकड़ाहट हो जाती है, उन केसेस में मैं अमोनियम म्यूल और कॉस्टिकम पेशेंट को देता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सिम्टम वाइज मैं देख करके मैं उनको दे देता हूँ। ये कुछ इंडिकेशन हैं जो मैं यूज करता हूँ। कुछ शायद लोग के में। डॉक्टर विठल जी, जी चैट सर। बॉक्स कुछ दवाइयों का नाम लिखा हुआ है, उस पर भी चर्चा कीजिए। जी लेक्नेंथस, हाँ सर लेक्नेंथस भी बहुत अच्छी दवाई है। लेक्नेंथस भी मैं यूज करता हूँ, कभी कभी यूज करता हूँ। और इसमें लगा है आप सिंगल देते हैं या 2-3 सर, कभी मैं 2-3 भी दे देता हूँ, कभी मैं सिंगल भी दे देता हूँ, डिपेंड करता है। मैं इसमें आपको क्यों झूठ बोलूंगा कि जी मैं सिंगल ही देता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मुझे केस के ऊपर है कि मुझे लगता है सिंगल तो मैं सिंगल दे देता हूँ, नहीं तो मैं 2 या 3 भी दे देता हूँ। इसमें लिखा है लेक्नेंथस, रस्टोस, कैलकिडियाफॉस, कालीफॉस, मैकफॉस। जी जी ठीक है, हाँ ये भी हैं, ये भी सारी मेडिसिन हैं। मैंने इसके बारे में तो बात करी कि 5 फॉस जो है बहुत अच्छा काम करती है। बाउल नोसोर्स का क्या फाइव रोल फॉस है? एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है इसमें। किसका सर? ये बाउल नोसोर्स। सर बाउल नोसोर्स के बारे में सर इसमें मेरा बहुत ज्यादा कोई मेरा ज्ञान इसमें बहुत कम है। इस मतलब मैंने अपनी प्रैक्टिस में यूज नहीं करे हैं। कोई बताना चाहे तो बताए। ओए नोसोर्ड लिखा किसी ने, मैंने सुना है, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं करा सर। मैं ओए नोसोर्ड कॉन्स्टिपेशन के केस में जरूर यूज करता हूँ, पर इसके केस में मुझे कभी बहुत ज्यादा रिजल्ट खुद को पर्सनली नहीं मिला है। बट हाँ अगर किसी का पास हो तो मुझे प्लीज बताएं। सर ने लिखा है तो सर ही एक्सप्लेन करें। ओए को तो मैंने भी यूज नहीं किया हूँ, लेकिन जी मेडोरिनम है, जी ये सिप्लिनम है, जी ये ट्यूबरकुलिनम भी बहुत समय में अच्छा काम करता है, क्योंकि ट्यूबरकुलर बैकग्राउंड रहने से जी को बोन टीबी का भी चर्चा आता है। तो अगर जी। ट्यूबरकुलर बैकग्राउंड का तो वहाँ पर एक ट्यूबरकुलिनम, ये तीनों नोसोर्स के मामले में मैं देखा हूँ अक्सर आता है। अच्छा ठीक है। एक सर क्वेश्चन आया है कि लगाने के लिए क्या देते हैं। देखिए लगाने के लिए मैं जो ओरली देता हूँ मैक्सिमम वो दे देता हूँ। और जब अगर मैं 2 या 3 दवाइयां दे रहा हूँ तो उनमें जो मुझे सबसे मेजर मेडिसिन लगती है मैं सिर्फ वही दवाई लगाने के लिए देता हूँ, बाकी खाने के लिए दे रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने प्रिस्क्रिप्शन दिया है रस्टॉक्स मैकफॉस सॉरी रस्टॉक्स कोलोसिंथ और मैकफॉस 6x का, रस्टॉक्स 30 कोलोसिन 30 और मैकफॉस 6x का प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तो मुझे अगर उसमें फील होता है कि रस्टॉक्स से सिम्टम्स ज्यादा कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं तो मैं रस्टॉक्स को लोकली लगाने के लिए देता हूँ, एक को ही लगाने के लिए देता हूँ, 2 को मिक्स करके नहीं देता हूँ। एक चीज और है, हम जी लोग सर। तो ये भी सोच सकते, मेंटल रोल क्या, मेंटल सिम्टम्स का क्या रोल है? सर मेंटल मेंटल सर बहुत बड़ा रोल है। मेंटल तो स्ट्रेस की वजह से तो हो ही रहा है ना। फिजिकल स्ट्रेस हो रहा है, फिजिकल स्ट्रेस की वजह से मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। और हाँ, मैं तो देखता हूँ कि मेंटल स्ट्रेस तो मैंने बताया इमोशनल, ओवर स्टिमुलेशन, मैंने एक कारण दिया था, ओवर स्टिमुलेशन लोगों को बहुत हो रहा है। ये तो तो ओवर मैक्सिमम, सडन ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है, सडन सडन लोगों को बहुत ज्यादा ओवर हाँ, स्टिमुलेशन हो रहा है। ये तो मैक्सिमम केसेस में आपको मिलेगा। जी जी मैंने सर कई केसेस को इसमें स्टेफिसिगेरिया, नाट्रम्यूर, इग्नेशिया से स्टार्ट करा है 1 mg के डोज से, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं हिस्ट्री मिली है स्ट्रेस की, फीमेल केसेस में तो बहुत मिली है।
आदमियों के केसेस में लाइकोपोडियम 1 mg से चालू करा है। ये पूछ रहे हैं मेडिसिन को मिक्स कर। मेडिसिन को सिंपल एसएल में 10% सोल्यूशन बनाता हूँ सर। 30 ml की बॉटल है स्प्रे की। मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या यूज करता हूँ। मैं किस तरीके से करता हूँ आपको दिखाता हूँ। एक स्प्रे बोतल में खाली खाली दो। मैं एक स्प्रे, की बात करते हैं कुछ लोग। हाँ मैं स्प्रे बोतल के अंदर मैं प्लेन एक खाली स्प्रे की बोतल मैं दिखा देता हूँ आपको मैं कैसे यूज करता हूँ। ये एक खाली स्प्रे की बोतल है जो मैं आपको एक रेफरेंस के दिखा रहा हूँ। इसमें एसएल भरता हूँ और जो भी पर्टिकुलर मेडिसिन है उसकी 10 से 12 बूंदें 10% सोल्यूशन बनाता हूँ बेसिकली। तो जैसे ये 30 ml है तो मैं 3 ml के अराउंड मैं मेडिसिन डालता हूँ और बाकी जो है आप समझ लीजिए कि 27 ml मेरा एसएल होता है और पेशेंट को ये देता हूँ 10% सोल्यूशन बना करके पेशेंट लोकली अप्लाई करता है। ठीक है ना, सिंपल मतलब बहुत सिंपल सी चीज है। आप पेशेंट को देंगे और इस तरह की चीज देंगे, पेशेंट मार्केट से आकर खरीदता है 100-150 रुपए का वॉलिनी का महंगा ही आता है स्प्रे, आप अपना दीजिए इसका 300-400 रुपये आप चार्ज करिए पेशेंट से, पेशेंट देगा आके मांगेगा कि सर आप जो दवाई दी है उस लगाने वाली दवाई बहुत बढ़िया है, इससे आराम होता है। करिए ये चीज है करने वाली, हम गलत थोड़ी कर रहे हैं किसी का। दुनिया तो पता नहीं क्या एलोपैथिक हॉस्पिटल्स के अंदर क्या क्या हो रहा है कुछ नहीं पता है आजकल। क्या बोलते हैं साढ़े कैल्शियम की बोतल 750-800 रुपए की दे रहे हैं 30 टैबलेट की, इम्पोर्टेड कंपनीज की। आप और हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये है सर्वाइकल्स का और स्पॉन्डिलाइटिस का रोल आज के हम्म, समय में हमको लगता है इसका बहुत ही डेमोग्राफिक नंबर बढ़ता जा रहा है। सर एपिडेमिक है ये, एपिडेमिक के जैसा है बिल्कुल। और एपिडेमिक में मैं पेंडेमिक है, एपिडेमिक है मतलब एपिडेमिक ना पेंडेमिक हो गया है, अक्रॉस द वर्ल्ड है अक्रॉस द ये वर्ल्ड है, अक्रॉस लेकिन द हम वर्ल्ड लोग है। जहाँ पर कि हम लोग दो बात मैं देखता हूँ जब मिडिल क्लास में ये ज्यादा आ जाता है क्योंकि दे आर लाइक ए सैंडविच पर्सन, है ना, हम्म सैंडविच के जैसा हो जाते हैं। और सैंडविच पर्सन में क्या होता है कि उनके पास में बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ कंट्रोल करना रहता है, तो वहां पर हमको देखते हम्म हैं कि मैक्सिमम लोग सफर करते हैं। दूसरा है हम्म सेडेंट्री हैबिट्स में बैठे बैठे दिन भर ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, एक्सरसाइज नहीं हम्म, करते हैं। वहां पर भी आपको बहुत सारे रोल इसके मिलेंगे, ये सर्वाइकल के मिलते हैं। और जी मैं कहता हूँ कि जब आप बैठे रहते हो तो कम से कम 1 घंटे पर 2 घंटे पर 1-2 मिनट के लिए वॉकिंग कर लो तो ठीक रहेगा। ये हम्म एडवाइस भी पेशेंट के साथ में आपको देने का जरूरत पड़ता है। हम्म नहीं नहीं सर बहुत सारी चीजें हैं तो ये मॉडर्न एपिडेमिक है ये, और ठीक नहीं हुआ तो प्रॉब्लम जाएंगे। डॉक्टर अनिल सिंह का कोई सवाल है, शायद उन्होंने हैंड रेस करा हुआ है। डॉक्टर डॉक्टर अनिल सर। अंजलि आप टाइप कर लीजिए क्योंकि आपको वो लोग अलाउ नहीं करेंगे टॉकिंग। हाँ हेलो। जी जी गुड डॉक्टर इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग सर जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था मेडिसिन के साथ क्या गर्दन की एक्सरसाइज करवाते हैं क्या आप? हम्म क्या सर, दोबारा पूछिएगा। आप मैं पूछ रहे हैं गर्दन का गर्दन की नेक नेक एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज करवाते हैं। मूव नहीं करते सर हैं दोनों मैं नहीं साइड में, करवाता क्या हूँ, ना ना मैं नेक नहीं एक्सरसाइज? करवाता हूँ। नहीं करवाता हूँ, क्यों करवानी है। अच्छा पेशेंट आता है, पेशेंट डायग्राम साहब मैं ये कर रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं ये कर रहा था, भैया उससे आराम नहीं होता, उससे दर्द हो जाता है। ये ओवर एक्सर्शन ओवर स्टिमुलेशन है, मत कराइए। सर्वाइकल केस प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को यही हो रहा है कि सुबह पार्क पे पहुंचते हैं और एक गर्दन घुमाने की और एक फालतू की एक्सरसाइज करते हैं। आप हॉट फर्मेंटेशन कराइए ना, ये फालतू की चीजें मत कराइए, बिल्कुल मत कराइए। अभी तो आपने भी तो कहा कि एक्सरसाइज मसाज ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। गलत है कि आप, जिनको मैं बोल रहा हूँ एक्सरसाइज स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है वो करानी है। कर सकते हैं क्या? देखिए उनको कोई प्रॉब्लम? सर, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जिसका काम उसको साझे। अगर गर्दन की एक्सरसाइज बतानी है, पेशेंट को बोलिए पहले एक्सरे कराए, उसके बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास चला जाए। ठीक है, 500-600 रुपए का एक्सरे होगा, 400-500 रुपये फिजियोथेरेपिस्ट लेगा, 1000 रुपए के अंदर उसको गाइडेंस मिल जाएगी। कल ऐसा ना हो कि बिना गाइडेंस के वो एक्सरसाइज करे, उसका लेने के देने पड़ जाए और जीवन भर का वो लाखों रुपया खर्च कर ले। आपको और हमको, वी आर प्रिजर्वर्स ऑफ हेल्थ, डॉक्टर हैनेमैन ने कहा ना अफोरिज्म 4 में, वी आर प्रिजर्वर्स ऑफ हेल्थ। पेशेंट को गाइड करिए सही चीज, ओके।
मना करना चालू करिए पेशेंट को कि एक्सरसाइज करनी है। उसको बोलिए एक्सरसाइज करनी है, पहले गर्दन का एक्सरे कराओ, ठीक है। एक्सरे करा करके भेजो उसको कि अच्छा ठीक है, कोई गड़बड़ है सही है, जाओ फिजियोथेरेपिस्ट का, वो बताएगा एक्सरसाइज। ठीक आप और हम कोई नहीं है करने वाले ऐसा काम। ठीक ठीक है ना? हाँ तो निश्चल जी, आज का समय ठीक अच्छा है। बीता हम लोगों का। आपने बहुत अच्छा हम लोग का ओके ओके एक्सप्लेन किया है। जी जी, ठीक है। और ठीक इसके है सर, साथ धन्यवाद। इसके साथ में सेशन समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे आज किसी एक लेक्चर में आपसे समय ले लूंगा, एक बार फिर आइए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत, मैं लास्ट ईयर सितंबर में आया था, उसके बाद अब आए हैं, बड़ा अभी अच्छा लगा मुझे। अभी फिर आ जाइए, मैं आपसे बात करता हूँ कल। अब फिर आ जाइए आप, स्लॉट तक देख लेता हूँ कि स्लॉट में आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। So ठीक, thank you all, थैंक and यू, thank you, थैंक यू एवरीवन सर। Dr. And now the session is over, and the session is transferred to the English session. So you talk. ठीक है, मैं सर एक मिनट अपना नंबर शेयर करने को बोल रहे हैं, टाइप मैं कर नंबर शेयर कर देता हूँ अपना। you can type, sir. जी जी जी, ठीक है ना, ये मेरा नंबर है। और एक मिनट में दिखा देता हूँ, एक सेकंड सर, एक चीज रह गई। मैं अपना आपको मैं आपको एक स्कैन कोड दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिए, या आप इसको स्कैन कर लीजिए। ये मेरे चैनल्स के लिंक हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, आप उसको भी इनको फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैं कर रहा हूँ, आप अपने फोन से इनको स्कैन कर लें। ये दोनों, इनको आप स्कैन कर सकते हैं। ये एक मेरा यूट्यूब का लिंक है, एक मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप स्कैन कर सकते हैं। मैं वहां पर हूँ, वहां पर मैं इस तरह की सीधी बातें करता हूँ, घुमा फिरा के बातें नहीं करता हूँ। वहां पे बोलता हूँ कि भाई कैसे ठीक रहना है, और इन इस तरह के जो कॉमन मिथ्स हैं, जैसे सर ने पूछा बहुत अच्छा डॉक्टर अनिल ने, कि एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है, इस तरह के मिथ्स मैं ब्रेक करता हूँ। तो इनको एक बार आप बिल्कुल लीजिए, आप स्कैन कर लीजिए अपने अपने फोन से, और इसको सब्सक्राइब करिए। वीडियोस हैं, तकरीबन 400 वीडियोस हैं, 300-400 वीडियोस तो यूट्यूब पे हैं, और अभी 50 एक वीडियोस इंस्टाग्राम पे हैं। देखिए, आप सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर मैंने शेयर करा है, कभी किसी को कोई भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज काइंडली आप मुझसे बात कर सकते हैं। Thank you, Dr. ठीक है, Nischal. So ठीक है जी we सर। are closing the session now, and श्योर the सर, श्योर जी, ओके session is ओके सर। handed over to Dr. For the English session. जी I जी, think ओके। the host for the English session, you can take over the charge now. Sir, please make me host. Oh, Dr. Pankaj, can you make Dr. Yes, yes, Yeah. yes. I'm not the host, sir. So Yes, sir. Yes, sir. Dr. Richa, please raise your hand. Dr. Richa Mavedya, Dr. Rucha, you are there. please raise your hand. I think it is better to make host Dr.